एमपीपीएससी द्वारा आयोजित सहायक प्राध्यापक राजनीति शास्त्र के साक्षात्कार में बालाघाट जिले के छात्रों से बालाघाट की राजनीति और पहली महिला सांसद मतलब आपको लेकर सवाल पूछे गए हैं कि अभी भी किसानों में कहीं न कहीं असंतोष है कि 3100 रुपए मूल्य धान का उनको नहीं मिला। कीटों का प्रकोप इतना है कि किसान दवाइयों को प्रयोग करके भी बच नहीं कर पा रहे हैं। रासायनिक खाद की किल्लत हुई थी, इसके लिए केंद्र सरकार किसानों के साथ किस तरह से खड़ी है और जिले में डबल मनी कांड में फंसे लोगों को पैसा दिलाने के लिए सरकार ने हेल्प डेस्क लगाकर आवेदन बुलवाए थे कि पैसा हम दिलवाएंगे। आरोपियों की संपत्ति को जब्त तो किया गया है, क्या उसे बेचकर आम जनता को पैसा मिलेगा? फिलहाल परिसर में ही निजी आवास में इलाज कर रहे हैं। उसके हिसाब से जो मेडिकल से उनका कांटेक्ट है और उन्हीं को बोल देते हैं सीधे तौर पर आप वहीं पर जाइए, इसको कब रोकेगा? निश्चित तौर पर ये बड़ी विडम्बना है कि हमारे यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल होने के बावजूद भी हमारे यहाँ कुछ तो कमी है। 3 साल हो गया, 3 सोनोग्राफी वो नहीं करा पाए हैं। आप महिला है, उन गर्भवती महिलाओं का दर्द आप समझेंगी। तो अगर जिले की कोई समस्या जनता को आप तक पहुंचानी हो तो क्या विकल्प है? जैसे या बालाघाट में सरकारी नर्सिंग कॉलेज या महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज या अन्य कोई संस्थान स्थापित हो सके। रायपुर से जो रोड है वो लांजी होते हुए जाना चाहिए। अभी हम बालाघाट में हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बालाघाट संसदीय क्षेत्र की सांसद श्रीमती भारती पारधी जी। आज हम उनका साक्षात्कार लेंगे और इस साक्षात्कार में संसद क्षेत्र के जितने भी मुद्दे हैं उन पर बात होगी। मैडम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले इंटरव्यू में श्रीमती भारती पारधी जी इनके राजनीतिक जीवन की चर्चा हमने की थी, लेकिन अब सीधे मुद्दे की बात हम करेंगे और जो भी क्षेत्र की बात है उनको लेकर हम उनसे बात करेंगे। मैडम, सबसे पहले सवाल तो यही है कि पहली बार बालाघाट जिले में महिला सांसद चुनकर आप आई हैं, ये आपको सौभाग्य मिला है, आप इसे कैसा देखते हैं? पहली बार सांसद मैं बनी हूँ और इतना बड़ा पद मुझे मिला है तो ये मेरी उपलब्धि नहीं है, ये जिले वालों का आशीर्वाद है और उनका स्नेह है जो मुझ पर उन्होंने विश्वास जताया है। और पहली बार यदि अगर बनने की यदि अगर मैं बात कहूँ तो ईश्वर की कृपा से मेरे परिवार में, चाहे वो मेरा ससुराल पक्ष हो चाहे मेरा मायका पक्ष हो, मेरे दादा ससुर आदरणीय स्वर्गीय भोलाराम जी पारधी महाकौशल के पहले गैर कांग्रेसी सांसद थे। पीएसपी से जब तक उस समय प्रजा सोशलिस्ट पार्टी कहलाता था। यदि अगर मैं अपनी मायके की बात करूँ तो मैं जिस समाज से आती हूँ, पवार समाज से, जो बाहुल इस जिले में है, तो हमारे समाज के पहले एमबीबीएस डॉक्टर मेरे पिता डॉक्टर धनंजय जी बिसेन थे। तो ईश्वर की कृपा रही है कि मुझे भी पहली महिला सांसद बनने का सौभाग्य मिला है। और इसमें यदि अगर मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते ये कहूँगी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मेरा अपना कुछ नहीं है, जनता का विश्वास है, सबका आशीर्वाद ही मुझ पर है, इसीलिए मैं यहाँ पहुँच पाई। जी जी। एक महिला सांसद के रूप में आप बालाघाट की महिलाओं के विकास में कौन से मुद्दे और कौन सी चुनौतियों को देखते हैं? निश्चित तौर पर महिला सांसद का गौरव तो मिला है और जवाबदारियां भी उतनी ही बड़ी हुई है। पूरे मध्य प्रदेश में बालाघाट जिला ऐसा है जहां पर लिंग अनुपात में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, तो हमारा दायित्व और हमसे अपेक्षाएं और बढ़ जाती हैं। तो हम जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण की बात हमारा दल, हमारा नेतृत्व करता है, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री करते हैं, तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो योजनाएं हैं, चाहे मैं हमेशा अपनी बातों में कहती हूँ, महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण आज यदि कहीं देखने को मिलता है, पेट्रोल पंप पे, टोल नाके पर, जो एक पुरुषों के वर्चस्व वाले क्षेत्र ये कहलाते थे। जी जी। लेकिन आज हमारे परिवार की बहू, बेटियां, बहनें, चाहे वो पेट्रोल पंप पे हमारी गाड़ी में पेट्रोल डालती दिखती हैं, टोल नाके पर वो हमारी बच्चियां हमारी गाड़ी की रसीद काटते हुए दिखती हैं, कंप्यूटर पे काम करते दिखती हैं। यही तो महिला सशक्तिकरण है। तो ये बड़े बड़े महानगरों नहीं, आज हमारे छोटे से बालाघाट में भी हो रहा है। पहले बम्बई, दिल्ली, पुणे, कलकत्ता में हम देखते थे कि पंजाब में देखते थे कि परिवार का जीवन यापन करने के लिए ट्रक चलाती थी हमारी बहनें, लेकिन आज बालाघाट जैसे छोटे से जिले में भी ऑटो रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण चलाने का काम हमारी बहनें कर रही हैं। एक कृषि का क्षेत्र पुरुषों का वर्चस्व वाला कहलाता था, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ड्रोन दीदी बनाकर उनको प्रशिक्षण देकर खेतों में दवाई छिड़काने का काम भी हमारी महिला बहनें करेगी। मैंने अभी बीच में बड़गांव गई थी, प्रशिक्षण चल रहा था कृषि सहेली दीदियों का। वो बहनें हमारी 25-30 बहनों का प्रशिक्षण था। उन्होंने बताया कि मैम हम घर घर जाकर प्राकृतिक खेती को कैसे अपनाएं और उसके लिए हम प्रशिक्षण देते हैं। तो यही तो महिला सशक्तिकरण है, और क्या चाहिए? सरकार बहनों के साथ है, हम बेटियों के साथ हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार की योजनाओं का लाभ और सरकार के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए हमारी बेटियों को, बहुओं को करना चाहिए प्रयास। ये बात सही है कि बालाघाट में लिंगानुपात सर्वाधिक है, इसकी चर्चा आपने की। तो क्या बालाघाट में सरकारी नर्सिंग कॉलेज या महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज या अन्य कोई संस्थान
स्थापित हो सकेंगे जिससे महिलाओं को फायदा मिले? बिल्कुल होना चाहिए। हो सकता है, मुझे जो लगता है हमारा जनप्रतिनिधियों ने बहुत प्रयास किया, शहर को विकास की ओर जोड़ने का प्रयास भी किया और हम बहुत हद तक हुए। आज हम देख रहे हैं 3-3 ब्रिज हमारे शहर में बन रहे हैं। ये पूर्व हमारे जनप्रतिनिधियों के कारण ही, उनकी जागरूकता के कारण है। किन्हीं कारणों से हम बड़ी चीज़ें अपने ज़िले में नहीं ला पाए हैं। उसका मुझे जो लगता है हमारा ज़िला पूरे मध्य प्रदेश में, चाहे देश में हम देखते हैं, जब मैं राजनीति में आई तो मैं देखी मध्य प्रदेश में नक्सल ज़िला करके फ़ेमस है कि नक्सलाइट यहाँ पर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और कनेक्ट एक थोड़ा-सा अलग हो जाने के कारण, महाराष्ट्र के बॉर्डर के होने के कारण, अब मध्य प्रदेश के भी इधर छोर में हम हैं, तो हम कनेक्टिविटी में थोड़ा-सा हमको प्रॉब्लम आया है। तो अब धीरे-धीरे हम कनेक्ट हो रहे हैं, हमारे पास रेल सुविधाएँ मिल रही हैं, रोडें मिल रही हैं, तो निश्चित तौर पर आगे आने वाले भविष्य में हम ऐसे बड़े उद्योगों को, बड़े यूनिवर्सिटियों को, कॉलेजों को लाने का हम प्रयास करेंगे। नक्सलियों की आपने बात की। देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का लक्ष्य है कि 2026 मार्च में नक्सलियों को खात्मा कर दिया जाएगा। तो इसको लेकर बालाघाट से आपका क्या प्रयास है, क्या सहयोग, कैसा सहयोग मिल रहा है? सरकार अपना काम कर रही है और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सरकार को। सरकार इस ओर जागरूक भी है और जिस तरीके से हमारे यशस्वी गृह मंत्री कह भी रहे हैं कि नक्सलाइट हमारे देश से हम खत्म कर देंगे, उसके हमको रिजल्ट भी दिखते नजर आ रहे हैं। और हमारा प्रशासन भी बड़ी मुस्तैदी से, हम एसपी साहब का धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनके आने के बाद भी बड़े मुस्तैदी से वो लगे हुए हैं। हमारी पूरी फोर्स हमेशा सर्चिंग करती रहती है, तो उसका हमको रिजल्ट भी मिल रहा है। हम देखते हैं कि लोकसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की तस्वीरें आप साझा हमेशा करते रहते हैं। तो क्या आप किस प्रकार के विकास कार्यों को प्राथमिकता दे रहे हैं? क्या विजन है बालाघाट के लिए? मैं जब चुनाव जीती थी तब भी मैंने कहा था कि मेरी प्राथमिकता रहेगी कि हम सबसे पहले कनेक्टिविटी से जुड़ें। और जब तक मैं अपना परिचय चाहे जो भी मंत्री हो विभाग के, उनसे नहीं करूँगी तो हम अपने ज़िले के लिए कुछ नहीं कर पाएँगे। हमारे यहाँ पर, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हम नैरो गेज में थे, हमारे पास छोटी लाइन थी। अटल जी की जब सरकार केंद्र में आई तब हम नैरो गेज से ब्रॉड गेज में आए थे। बहुत बड़ी उपलब्धियां हमको उसके बाद ट्रेनें नहीं मिली, लेकिन जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री हैं, तो हमने, अभी आपको जानकारी में होगा कि अपने जिले के लिए 2-2 बड़ी ट्रेनें लेके आए हैं, जो एक रीवा से पुणे है और रायपुर से जबलपुर है। मेरा अगला प्रयास, जैसे पहले भी मैंने कहा है कि हमारे यहाँ पर हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं सारे लोग, और हमारे यहाँ के बच्चे अध्ययन के लिए भोपाल, इंदौर, उज्जैन, दिल्ली जैसे महानगरों की ओर जाते हैं। और उनको अभी, जैसे अभी यदि अगर हम बात करें दिवाली जैसे त्योहार के लिए, इतनी परेशानियों के बावजूद उनको आना पड़ा है। प्राइवेट बसों के किराए बढ़ जाते हैं और बहुत दिक्कत के साथ वो आना पड़ता है। तो मेरा पहली प्राथमिकता, जो मैंने कहा कि रेलवे ट्रैक की दोहरीकरण के लिए, और दूसरा जबलपुर रायपुर के लिए हम भोपाल इंदौर के लिए हम एक नई ट्रेन की हमने मांग किया हुआ है। और सबसे, इसमें रेल के माध्यम में सबसे बड़ी प्राथमिकता मेरी रहेगी कि हम डबल ट्रैक करें। निश्चित तौर पर डबल ट्रैक का काम के लिए मतलब अपनी गति पकड़ लिया है। नेक्स्ट बजट में जब मुझे संभावना भी है कि शायद वो शामिल हो जाएगा। जब हमको डबल ट्रैक मिल जाएगा तो बहुत ज़्यादा हमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अनेकानेक ट्रेन हमको मिलेगी। अभी सिंगल ट्रैक होने के बावजूद भी मालगाड़ियाँ जा रही हैं, हमको 2-2 ट्रेन मिली है, हमारी गोंदिया से, ऐसी बहुत सी ट्रेनों के समय की थोड़ी-सी होती है और उसका मुख्य कारण सिर्फ़ है सिंगल लाइन है। तो मेरी प्राथमिकता है कि पहले हम डबल लाइन के लिए प्रयास करेंगे। डबल लाइन यदि अगर शुरू हो जाती है तो फिर भले ही आज उसको बनने में टाइम लगेगा, 5 साल बाद हमको बिन मांगे बहुत सी ट्रेनें मिलेंगी। जैसे मैंने कहा कि कनेक्टिविटी के लिए हम बढ़ रहे हैं, रेल के लिए हमने डबल लाइन की बात कर रहे हैं। वहीं मैंने चुनाव के समय कहा था कि हमारा बालाघाट से सिवनी जो रोड है वो जर्जर है, और वो मैंने प्राथमिकता भी था क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जब बाई रोड जबलपुर से आए थे तब उन्होंने घोषणा की थी कि यह लोकसभा निर्वाचन के बाद हम बालाघाट सिवनी रोड को बनाएंगे। तो वो रोड के लिए भी मैं लगी हुई थी, क्योंकि इस बजट में वो किसी कारणवश नहीं हुआ था। दिल्ली प्रवास में जब मुख्यमंत्री जी थे और मध्य प्रदेश भवन में जब मैंने उनसे भेंट की और मैंने कहा उनसे, भाई साहब आपकी घोषणा है और ये बजट में नहीं जुड़ा है, तो उन्होंने अपने स्टाफ को बुला के तुरंत उस पे जुड़वाने की बात की थी। और मैं बताना चाहती हूँ अपने क्षेत्रवासियों को कि वह स्वीकृत हो गई है, उसका आवंटन भी आ गया है, जल्दी ही उसको हम काम उसका शुरू होगा। दूसरा एक आपको जानकर मतलब बताकर मुझे अच्छा लग रहा है कि एक ग्रीनवे जो एक्सप्रेस हाईवे जो है, जो कई विसंगतियाँ थी, आदरणीय हमारे लांजी के विधायक राजकुमार कर्राहे जी के साथ हमने प्रयास किया, और वो जो रोड है, हम रायपुर से जो रोड है वो लांजी होते हुए जाना चाहिए, बालाघाट होते हुए फिर इधर आगे बढ़ेगी। तो वो भी हमारी, उसके हमारा एसपी हो चाहे हमारे
आईजी साहब हो, चाहे हमारे सीएम साहब को हमने सब बताया था कलेक्टर साहब के साथ मिलके कि उस रोड को यदि अगर वो बन जाती है तो रायपुर से बरघा जो लांजी वाली है, तो वो जंगल से होते हुए आएगी, तो नक्सलाइट होने के कारण मतलब उसमें भी हम बहुत कुछ अंकुश लगा सकते हैं। तो एक वो रोड भी हमको मिली, उसका एकदम से परफेक्ट कहाँ से जाएगी अभी उसकी थोड़ा-सा कंट्रोवर्सी है, 2-3 जगह से सर्वे हो रहा है, लेकिन वो लांजी होते हुए ही जाएगी, ये मैं अपने क्षेत्रवासियों को बताना चाहती हूँ। तो निरंतर हमारी दोनों ही सरकारें विकास की ओर, चाहे वो रेल का हो, चाहे सड़क के लिए लगी हुई हैं। तो मैं जिले वासियों को कहना चाहती हूँ कि हम हमारी सरकार के माध्यम से इस क्षेत्र को विकास की गति में जोड़ने के लिए चाहे रेल और सड़क दोनों माध्यम से तत्पर प्रयास कर रहे हैं। बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र में 1998 से लगातार भाजपा के सांसद रहे हैं। लेकिन रोजगार को लेकर के हमेशा सवाल यहाँ पर उठते आ रहे हैं, क्योंकि बालाघाट में मैग्नीज और तांबा की विश्व प्रसिद्ध माइंस है। इसके बाद भी कोई बड़े उद्योग या कारखाने यहाँ पर नहीं दिखते हैं। बिल्कुल सही बोले आपने, और आपने दीगर जिस तरीके से आपने शुरू में ही कहा कि मेरी सदन में रखे हुए प्रश्नों की आपकी जानकारी रहती है और आप उसको बताते भी जी। हैं, उसको चलाते भी हैं सोशल मीडिया पे। तो आपने देखा होगा कि मैंने पहले सत्र के ही लास्ट में मलाजखंड जो हमारा तांबे की एशिया की सबसे बड़ी माइंस है, तभी मैंने प्रश्न रखा था कि हमारे यहाँ का जो तांबा है वो राजस्थान के खेतड़ी जाता है, जी। तो उसके शुद्धिकरण के लिए हम यहीं क्यों नहीं प्लांट लगाते। तो आपको जानकर खुशी होगी और जिले वालों को बताना चाहूँगी कि एक छोटे से प्लांट को हमको सैंक्शन भी हुआ है, जिसके लिए मंत्री जी आने वाले थे, किन्हीं कारण से नहीं आए हैं, उसका काम भी प्रारंभ होगा। हमारा आगे भी प्राथमिकता रहेगी, सीएम साहब की भी इच्छा है कि हम हमारे यहाँ के तांबे के, जब इतनी बड़ी माइंस हमारे पास है, तो हम रायपुर से मलाजखंड के लिए भी एक नई रेल लाइन शुरू करें और यहाँ पर हम बड़ा प्लांट डालने का प्रयास करें। तो निश्चित तौर पर जब यहाँ बड़ा प्लांट लगेगा, तो हमारे यहाँ के अपने यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। तो हम प्रयासरत हैं, बहुत जल्दी हर चीज़ नहीं होती, मेरे कार्यकाल को ही अभी सिर्फ़ 1 साल हुआ है, तो मुझे तो कुछ चीज़ थोड़ा-सा 2-3 महीने हर चीज़ को समझने में लगा। लेकिन मैं जिस आशा भरी नज़रें से पूरा ज़िला मुझे देख रहा है और सबको अपेक्षाएँ भी हैं, तो मैं उनकी अपेक्षा पर खरे उतरने का प्रयास करूँगी और निश्चित तौर पर आने वाले समय में विकास की तरफ हमारा जिला बढ़ेगा और उद्योगों के लिए भी हम प्रयास करेंगे। अगला जो सवाल है, इस पर आपको विशेषकर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि पिछले इंटरव्यू में हमने पूछा था कि आज भी बालाघाट जिला जो है, यहाँ के जो लोग हैं स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर गोंदिया पर या फिर नागपुर पर निर्भर है। लेकिन जहां अभी अस्पतालें संचालित हो रही है, सरकारी हो, आपको कोई वीडियो भी मिला होगा कि जो डॉक्टर्स वहां पर पदस्थ है, वे उसके परिसर में, अस्पताल परिसर में ही निजी आवास में इलाज कर रहे हैं और वो मजबूर भी करते हैं कि आप यहाँ पर आइए, और उसके हिसाब से जो मेडिकल से उनका कांटेक्ट है और उन्हीं को बोल देते हैं सीधे तौर पर, आपको सबूत के तौर पर हम दिखा भी देंगे कि वहीं पर जाइए। इस तरह की, इसको कब रोकेंगे आप? निश्चित तौर पर एक बड़ी विडंबना है कि हमारे यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल होने के बावजूद भी हमारे यहाँ कुछ तो कमी है, हाँ। जिसके कारण हमारा गरीब किसान मजदूर या गरीब परिस्थिति वाला जो व्यक्ति, सामान्य परिस्थिति वाला व्यक्ति है, वो बूढ़ी अस्पताल ना जाके उसको परेशान या स्वास्थ्य लाभ ढंग से नहीं मिल पाता, तो वो प्राइवेटों में उन्हें मजबूरी में जाना पड़ता है। कहीं न कहीं कुछ विसंगति है, इसको दूर करने की आवश्यकता है। पहले की अपेक्षा अभी बहुत सुधार आया है। मैं समय-समय पर बूढ़ी अस्पताल जाती भी रहती हूँ और डॉक्टरों के कॉन्टैक्ट में हूँ। तो इसको सुधार करने की आवश्यकता तो मुझे भी है, लगती है। क्योंकि यदि अगर हमारे पास मशीन है तो स्टाफ नहीं है, स्टाफ भी है तो वो व्यवस्थित काम पे नहीं लगा हुआ है, तो थोड़ी परेशानियाँ हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ बड़ी बीमारियों के लिए हमारे यहाँ से हमारे मरीज़ों को, हमारे लोगों को जबलपुर या आजकल गोंदिया जाना पड़ता है। तो इन सब की सुविधाएँ हमको हमारे शहर में मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारा शहर भी अच्छा बालाघाट है, बड़ा बालाघाट है और बहुत सी यहाँ संभावनाएँ हैं। तो इसके लिए निरंतर हम प्रयास करेंगे। पूर्व हमारे मंत्री आदरणीय भाऊ ने मेडिकल कॉलेज के लिए, जिसे आपने विषय निकाला, कि यहाँ बात करी भी थी, यहाँ था भी, किन्हीं कारणों से वो है। मैंने सीएम साहब से इस विषय में बात किया था, तो उनका कहना है कि पीपी मोड में हम करना चाहते हैं। कोई यदि अगर इन्वेस्टर ऐसा मिलता है तो निश्चित तौर पर हम बालाघाट में इस सब चीज़ों के लिए देखेंगे। तो उसकी तलाश जारी है, हम प्रयास कर रहे हैं। मैं तो इस चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन्वेस्ट करना चाहता है हमारे यहाँ पर, तो उसको हम आमंत्रित करेंगे और अपने लोगों को सुविधा दिलाने का प्रयास करेंगे। आपके संसदीय क्षेत्र के कई अस्पतालों में अत्याधुनिक मशीनें तो हैं, पर उसका उपयोग नहीं हो रहा है। उदाहरण के तौर पर देखें तो लांजी विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ सिविल अस्पताल है, वहां पर 3 साल पहले विधायक निधि से
सोनोग्राफी मशीन प्रदान तो की गई है, लेकिन सोनोग्राफी मशीन को 3 साल हो गया, 3 सोनोग्राफी वो नहीं करा पाए हैं। आप महिला है, उन गर्भवती महिलाओं का दर्द आप समझेंगी कि उनको 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर दूरी तय करके गोंदिया और बालाघाट जाना पड़ता है। कई दुर्घटनाएं बीच बीच में हो सकती है। तो ये सुविधाएं कब तक शुरू हो जाएगी? बिल्कुल आपने सही कहा, अकेले लांजी नहीं है। मैं जी। आपकी जानकारी मलाजखंड और बैहर में भी हमारी मशीनें, हमारी ज़िले में काम करने वाली जो स्वयंसेवी संस्थाएँ उन्होंने डोनेट किया है, जी। और वहाँ पे ऑपरेटरों की कमी के कारण जी। हम उन मशीनों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। पिछले दिनों 15 दिन दिवाली के पहले जब मैं भोपाल गई थी, तो मैंने सीएम साहब के लिए भी लेटर ले गया था, लेकिन सीएम साहब को मेरा समय नहीं मिला। लेकिन हमारे हेल्थ मिनिस्टर जो राजेंद्र शुक्ल जी, उनको मैंने प्रस्ताव दिया है कि हमारे पास यहाँ पर पद है, तो उनकी नियुक्ति आप जल्दी से जल्दी करेंगे तो इन मशीनों का हम उपयोग करेंगे। आपको मैं बताना चाहूँगी कि अभी अगले जब भी मैं भोपाल जाऊँगी, तो हम दोनों विधायकों के साथ भी हम फिर से मंत्री जी और उनके पास जाके हम चाहते हैं कि हमारी उन मशीनों का उपयोग हमारे ग्रामीण जनों को मिल सके, तो हम प्रयास करेंगे इसका। जी। अगर जिले की कोई समस्या जनता को आप तक पहुंचानी हो तो क्या विकल्प है, जैसे कोई ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर या पोर्टल? क्योंकि सभी की पहुंच सांसद प्रतिनिधियों तक नहीं होती है। अब ये बड़े नेताओं का तो मैं नहीं कह सकती, मैं तो आप यदि जिस तरीके से जानते हैं, तो मैं तो खुद पहुँचने का प्रयास करती हूँ कि मैं अपने लोगों तक पहुँच करूँ। और मैं एक दिन भी घर में नहीं रहती कि यदि अगर पूरे क्षेत्र में दौरा कितना कर सकूँ, और जब तक मैं जाऊँगी नहीं तो लोग मुझ तक पहुँच नहीं पाएँगे और अपनी समस्या के लिए नहीं फँस पाएँगे। और मेरा घर, मेरे ऑफ़िस, मेरा कर्मचारी हमेशा हर समस्या, हर व्यक्ति की समस्या को सुनने के लिए तत्पर है। आप निसंकोच मेरे घर में आ सकते हैं, और मेरा नंबर तो बिल्कुल हर मेरे मुझे लगता है गाँव के प्रत्येक व्यक्ति के पास है, और मैं प्रयास भी करती हूँ कि उनका फ़ोन उठाकर उनकी समस्या का समाधान करने के लिए। मेरे स्टाफ़ में भी मैंने बोल के रख चुका है, जो भी व्यक्ति आता है तो वो निराश नहीं जाना चाहिए। एटलीस्ट यदि अगर हम उसका काम नहीं भी कर पा रहे हैं, हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं भी हैं, लेकिन उसकी बात को सुनकर उसको संतुष्ट करके हमको यहाँ से भेजना चाहिए। ये मेरा पूरा प्रयास रहता है, और बहुत ज़्यादा मैं बस सामान्य रह के सामान्य तरीके से राजनीति करना चाहती हूँ। बिल्कुल आपके माध्यम से मैं जिलेवासियों को कहना चाहती हूँ, बिल्कुल डर संकोच की बात नहीं है। आप तो बेझिझक कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरे स्टाफ से कह सकते हैं। कोई तकलीफ के समाधान के लिए हम बैठे हैं, एक सेवा के भाव से सेवक के रूप में इस जिले के लिए बैठे हैं। अभी हाल ही में एमपीपीएससी द्वारा आयोजित सहायक प्राध्यापक राजनीति शास्त्र के साक्षात्कार में बालाघाट जिले के छात्रों से बालाघाट की राजनीति और पहली महिला सांसद मतलब आपको लेकर सवाल पूछे गए हैं कि बालाघाट सांसद द्वारा महिलाओं में राजनीतिक सहभागिता बढ़ाने और जागरूकता बढ़ाने का क्या प्रयास किया जा रहा है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप क्या प्रयास कर रही हैं। निश्चित तौर पर युवाओं को, जैसे कहते हैं कि युवा जिधर मुड़ जाता है, ज़माना उधर मुड़ जाता है। मेरा भी विचार यही रहता है कि युवाओं को अपनी परीक्षा पढ़ाई कर रहे हैं, अपने जो भी प्रोफ़ेशन में है, जिस भी पढ़ाई में है, उसमें वो लगे रहें। राजनीति में आना एक समय के बाद आएँ, लेकिन राजनीति पर युवाओं की नज़र ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो। राजनीति किस दिशा में जा रही है, उनकी नज़र युवाओं की होना चाहिए। जब तक युवा उस पर नज़र नहीं रखेगा, देश को हम सही दिशा में नहीं ले जा सकते। राजनीति भी को भी सही दिशा में हम नहीं ले जा सकते। इसीलिए मैं आप युवाओं से कहना चाहती हूँ, चाहे हमारी बेटियाँ हों, चाहे हमारे बेटे हों, कि राजनीति पर नज़र रखिए, और हमारी बेटियों के लिए, जैसे आपने कहा कि महिला हैं, तो महिलाओं को राजनीति के लिए क्या कर रहे हैं। तो हमारी आप देखेंगे कि महिलाओं के बीच में हमारे दल के जितने हमारा संगठन महिला मोर्चा हो, चाहे महिला जनप्रतिनिधि हो, इन ये सारे के सारे महिलाओं को केंद्रित करके महिलाओं के बीच में जाके अपनी बात रखने का प्रयास करते हैं, और हमारे दल, हमारा नेतृत्व भी यही चाहता है कि महिलाओं को हम जागरूकता लाएँ। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले समय की और अब की हम तुलना करें, तो तब की अपेक्षा अब महिलाओं में जागृति आ गई है, हमारी बेटियों में जागृति आ गई है। उनमें वो काबिलियत है, वो सब कुछ है, वो कर सकती हैं, बशर्ते उनको थोड़ा-सा टेकअप मिले। तो हमारा दल, हम सब लोग हमेशा अपनी बेटियों के साथ हैं। खूब आगे बढ़िए। मैं तो पढ़ने की बात करती हूँ कि हर व्यक्ति, हर बेटी हमारी झांसी की रानी है। बढ़-चढ़कर हर क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र हो सकता है उनका, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, पढ़ाई का हो, संगीत का हो, जिस क्षेत्र में उनके अंदर वो प्रतिभा है उसको निखारें और आगे बढ़े। सरकार उनके साथ में, हम जनप्रतिनिधि उनके साथ में हैं। आपने सही बात कहा कि भाई कोई भी परीक्षाओं का परिणाम आए, छोटा रहे बड़ा रहे, उसमें महिलाएं आगे रहती हैं। हम उनकी क्या बात करें, हमारी सांसद महिला है, यहाँ की विधायक महिला है, नगर पालिका अध्यक्ष महिला है, इसके अलावा भी कई अगर देखें तो महिलाएं यहाँ पर आगे हैं। किसानों की भी बात आपके साथ हम कर रहे हैं तो होनी चाहिए। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बालाघाट कटंगी पहुंचे थे और उन्होंने वहां से घोषणा की है कि मतलब किसानों को वहां से सौगात दी है, बोनस दी है, लेकिन
अभी भी किसानों में कहीं न कहीं असंतोष है कि 3100 रुपए मूल्य धान का उनको नहीं मिला है। अपेक्षा किसानों को है और होनी भी चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार ने कहा था, उसकी शुरुआत आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है। अभी उन्होंने, जैसे आपने कहा कि उस दिन कटंगी से उन्होंने बोनस की बात की है, ये शुरुआत है। मैं तो आपके माध्यम से अपने जिले वासियों से कहना चाहती हूँ, क्योंकि धान का कटोरा हमारा जिला कहलाता है, धान बाहुल्य क्षेत्र हमारा कहलाता है और लोगों की अपेक्षा रहना स्वाभाविक भी है। हमारी सरकार ने शुरुआत कर दी है, धीरे-धीरे अभी सरकार है। वह आप विश्वास करिए हमारे दल पर, चाहे वो प्रदेश का सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, हम धीरे-धीरे अपने वादे को पूरा करेंगे। सरकार उस ओर प्रयास कर भी रही है। धान की फसल अभी खेतों में लगी है। कीटों का प्रकोप इतना है कि किसान दवाइयों का प्रयोग करके भी बच में नहीं कर पा रहे हैं। कई जगह कहना चाहिए धान काटने के इसमें नहीं है। इसके लिए केंद्र सरकार किसानों के साथ किस तरह से खड़ी है और दूसरी बात, जब रोपाई चल रहा था उस समय रासायनिक खाद की किल्लत हुई थी, किसानों को बहुत झेलना पड़ा था। पिछली बार जैसे आपने कहा कि उस समय जब रोपाई का समय चल रहा था, तब डीएपी, यूरिया आ रहा था तो डीएपी नहीं आ रहा था, डीएपी आ रहा था तो उनको यूरिया चाहिए था। थोड़ी परेशानियां आई थी। जी। हमने कृषि विभाग से बात करके, डीडीए साहब से बात करके उपलब्धता कराने का पूरा प्रयास किया था। कलेक्टर साहब भी निश्चित पूरे समय मतलब संज्ञान में ले रहे थे, आखिरी आखिरी तक, क्योंकि मैंने उनको अधिकारियों की बैठक लेके कहा भी था कि यदि अगर हम रोपाई के बाद खाद देंगे तो वो किसानों के लिए कोई मतलब का नहीं रहेगा। उसका फर्क भी पड़ा था, जो रेक हमको नहीं मिल पा रही थी किसी कारणवश, तो सारी रेकें आई और आखिरी आखिरी तक हमने सबको पहुंचाने का प्रयास भी किया था। किसान दोनों ही जिले के, चाहे सिवनी के हों, बालाघाट के, परेशान भी थे, लेकिन आखिरी आखिरी तक हो गया था। हाँ, कीटनाशक कभी ऐसा लगता है कि ईश्वर ऐसा कैसे किसानों पे या हम पर कोप जाते हैं। जैसे तैसे फसल अच्छी आई थी, बारिश अच्छी हुई थी, सब फसल भी अच्छी थी, लेकिन माहू और के प्रकोप से हमारी कृषकों की फसल थोड़ी सी प्रभावित हो रही है। छिड़काव हुआ भी है, लेकिन हल्का धान जो है वो कटते भी आ गया है, तो निश्चित तौर पर किसान ने थोड़ी सी राहत ली है कि वो धान कट गया है और जल्दी उसकी घानी हो जाएगी, तो वो उससे बच जाएंगे। लेकिन जो धान अभी खेत में है, उसको भी चपेट में ना आए, इसलिए कृषि विभाग के साथ बात करके कृषि विभाग तत्परता से लगा हुआ है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि थोड़ा-सा हम फर्टिलाइज़र का और इसका उपयोग कम करके जैविक खेती की तरफ जाएँ। जैविक खेती की तरफ जाएँगे तो वो उसकी फसल थोड़ी-सी अलग होती है। हाँ, ये अलग है, एवरेज कम होता है, इसीलिए किसान उसकी तरफ जाता भी नहीं है। लेकिन हम खाद का, रासायनिक खादों का उपयोग करके एवरेज तो ले लेते हैं, लेकिन अपनी मिट्टी को, अपनी खेती को बर्बाद भी कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि जैविक की तरफ यदि अगर हम बढ़ाएँ, थोड़ा-सा एवरेज कम मिलेगा, लेकिन हमारे खेत और हम एक शुद्ध और अच्छा भोजन कर पाएँगे। मैम, अगला जो सवाल है शायद किसी ने आपसे नहीं पूछा होगा कि जिले में डबल मनी कांड में फंसे लोगों को पैसा दिलाने के लिए सरकार ने हेल्प डेस्क लगाकर आवेदन बुलवाए थे कि पैसा हम दिलवाएंगे। आरोपियों की संपत्ति को जब्त तो किया गया है, क्या उसे बेचकर आम जनता को पैसा मिलेगा? उस समय जब आप कह रहे हैं डबल मनी की, सच में हमारा जिला बड़ा फेमस हुआ था। पूरे बाहर के लोग भी कहते थे आपके यहाँ तो ऐसा होता है। उस पर सरकार मतलब सब समझ से परे थी ये घटना, जब हो रहा था और जब उस पे हुआ भी। सरकार ने जिस तरीके से आपने कहा है कि पैसा उनको जब्त करके प्रयास करेंगे लौटाने का। अब बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे कि यदि अगर जिन लोगों का पैसा ज़्यादा से ज़्यादा वापस कर सकते हैं, करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने, कुछ लोग, मुझे जानकारी में भी आया था कि अपनी पूरी संपत्ति लगा दिए थे। कुछ लोगों को थोड़ा पैसा मिल गया डबल, तो उस लालच में कई लोग ऐसे थे जो मध्यम वर्ग के, बेचारों ने सब कुछ बेच के सब कुछ लगा दिया, वो तो बर्बाद हो गए। बड़े लोग तो बन गए, लेकिन गरीब आदमी जो है वो सच में बर्बाद हो गया। तो इस ओर संज्ञान लेके उनको प्रयास करना चाहिए, और प्रशासन को मैं धन्यवाद देती हूँ कि इसमें कर भी रही है, प्रयास हो रहा है। अब सफल कब तक होता है क्या है, नहीं, अब टाइम लगता है बड़ी चीज़ों में। मैडम, पिछले इंटरव्यू में हमने लास्ट में सवाल पूछा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पहले भी आपकी मुलाकात हुई, इस बार भी हमने तस्वीरें देखी थी। क्या बातचीत हुई? क्या था? कैसी मुलाकात थी वो? हम निश्चित तौर पर, हमारे जो नेतृत्व करता है इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेरी चुनावी सभा में आए थे। नई नई प्रत्याशी थी, इतने बड़े व्यक्ति से सामना करना मेरे लिए सही में बड़ा वो था, समझ में नहीं आया था। तो मुझे ऐसा लगा था कि उनको हमारे यहाँ पर जो गुड़ बनता है, हमारे कटंगी के कुछ स्थानों पर अच्छा शुद्ध गुड़ बनता है, तो जैविक गुड़ मैंने उन्हें भेंट किया था। तब उन्होंने मंच पे मुझे कहा था कि गुड़ खिला के भेज रही हो, अच्छे से जीत के आना। उसके बाद लगातार मैं प्रयास कर रही थी। 1-2 बार ऐसा हुआ कि जब मुझे मिलने के लिए
कॉल भी आया तब मैं बालाघाट में थी और फिर मैं संभव नहीं था, कुछ था ऐसा, नहीं जा पाई थी। लेकिन अभी इस सत्र के दौरान रक्षाबंधन के 1 दिन पहले ऐसे ही मैंने उनके चेंबर के सामने बॉक्स रखा रहता है, उसमें डाला कि मुझे मिलना है भाई साहब से, माननीय से, रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में। अब मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन आश्चर्य हुआ, सिक्योरिटी ने कहा मैडम आज ही मिल रहे हैं, आप मंडे की क्यों बात कर रहे हो, आज ही मिल रहे हैं। मैं ऐसा घबरा गई कि कैसे, तुरंत मैंने राखी बुलवाई अपने पीए से बोल के, और जब मैं गई तो आपको जानकर आश्चर्य हुआ, लोग रोज हजारों लोगों से मिलते हैं, कितने लोग उनके संपर्क में आते हैं। मैं तो, मेरा जीवन सफल हो गया जब मुझ जैसी छोटी सी कार्यकर्ता जैसे ही उनके रूम में, उनके चेंबर में मैंने प्रवेश करी, ये लगा कि नाम की चिट चली गई होगी उनके पास, तो उन्होंने एकदम से कहा भारती जी गुड़ लेके नहीं आई। तो मैं तो एकदम आश्चर्यचकित हो गई कि वो व्यक्ति कितनी सभाओं में नहीं चले गए होंगे, कितने लोगों से नहीं वो मिल लिए, लेकिन मुझ जैसी छोटी सी कार्यकर्ता की चुनावी सभा में वो आए थे और मैंने उन्हें गुड़ दिया था, तो वो मुझे कहते हैं भारती जी गुड़ लेके नहीं आई। तो तभी वो इस देश के यशस्वी और इतने ऊर्जावान प्रधानमंत्री हैं, और इस देश को जो विश्व गुरु बनाने की कल्पना करके वो जो काम कर रहे हैं, जो असंभव कामों को भी संभव करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने किया है। कि उनको मैं सामान्य व्यक्ति नहीं मानती, मैं बार-बार कहती हूँ, कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति उनके साथ काम कर रही है। मैं तो धन्य हो गई जब उन्होंने मुझे कहा कि भारती जी गुड़ लेके नहीं आई। इतनी छोटी-छोटी बातों को भी याद रखना, पता नहीं वो व्यक्तित्व क्या है। तो ये मेरे लिए बड़ा अविस्मरणीय, मतलब एक हादसा था। उसके बाद उन्होंने मुझे पूरे ज़िले के बारे में बताया, उनकी जानकारी में था, मैंने अपने ज़िले के बारे में उनको बताया, बहुत सी चीज़ें उनकी जानकारी में थी। बहुत विस्तृत उन्होंने मुझे, हमारे ज़िले के लिए धान होता है तो उस क्रॉप चेंज करना चाहिए, मोटे अनाज की तरफ जाइए, क्या कहते हैं, फिर मैंने बताया भी कि हमारे यहाँ चिन्नौर होता है, उसको जीआई टैग मिल गया है। हमारा सिवनी एक ज़िला है, वहाँ पर हमारा जंबो सीताफल होता है, उसके जीआई टैग के लिए मैं प्रयास कर रही हूँ। ऐसी बहुत करीब 8-10 मिनट मेरी बात हुई, तो मुझे बहुत संतुष्टि हुई कि कितने सामान्य और सरल, मतलब पहले मैं बहुत वो थी कि पता नहीं, शून्य थी एकदम कि क्या बात कर पाऊँगी, कैसे करूँगी, सामने से क्या। लेकिन इतनी सहजता से जब उन्होंने बात किया, तो पूरे विस्तार से हमारे ज़िले के बारे में, मेरे विकास को लेके उनसे चर्चा हुई है। इसीलिए मैं मतलब आश्वस्त हूँ और आशावान हूँ कि हमारा ज़िले का विकास तो होगा और जल्दी ही सभी सौगातें हमको मिलेंगी। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सभी सवालों के जवाब बहुत सटीकता से दिए हैं, सरलता से दिए हैं। तो हम बात कर रहे थे बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र की सांसद श्रीमती भारती पारधी से। उनसे हमने बात किया कि किन रोड मैप के साथ वो काम कर रही हैं। इसके अलावा जो केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात की तस्वीरें लगातार साझा होते रहता है, उसके पीछे क्या वजह है, क्या कारण है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी उनसे हुई मुलाकात को लेकर भी उन्होंने जवाब दिए। एमपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवालों को लेकर भी हमने उनको अवगत कराया है, उनका भी उन्होंने जवाब दिया। इसके अलावा किसानों को लेकर, युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, इन सभी विषयों पर बारीकी से बात हुई, बेबाकी से बात हुई, जवाब उन्होंने दिए हैं। इसी तरह और भी जनप्रतिनिधियों से हम लगातार आपको रूबरू कराते रहेंगे। इसके लिए आप बने रहिए बालाघाट हलचल के साथ।